वेलकम टू स्मार्ट किसी इंडिया। दोस्तों, जो भी किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं या फिर जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सभी लोगों का स्वागत है हमारे एग्रीकल्चर स्मार्ट किसी इंडिया चैनल पर। तो आज हम गोबर के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, किसानों सभी से निवेदन है कि अगर आप हमारे सोशल मीडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। ट्विटर पर स्मार्ट किसी इंडिया से ज्वाइन करिए एंड इंस्टाग्राम पर भी आप ज्वाइन करिए, जिस पे आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपको आंसर मिलेगा। और फेसबुक पेज हमारा ज्वाइन करिए स्मार्ट किसी इंडिया के नाम से, एंड ग्रुप भी। तो और टेलीग्राम में बात करूँ तो टेलीग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उस पर हम पीडीएफ को डालते रहते हैं और अन्य भी जानकारी हम देते रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, जो किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को क्लिक कर दें, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचता रहे। ये जो है नोटिफिकेशन, ये आप ज्वाइन करिए, शेयर करें दोस्तों तक, लाइक करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि आज आपका हमारा सेशन होने वाला है गोबर की खाद। तो गोबर की खाद का महत्व क्या होता है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है परिचय एंड सेकंड पॉइंट होता है खाद की परिभाषा। तो इसमें खाद की परिभाषा में कई पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है खाद देने के उद्देश्य, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। सेकंड पॉइंट है गोबर खाद की रचना, रासायनिक रचना एवं संगठन। थर्ड है गोबर की खाद का गमलों व भूमि पर लाभदायक प्रभाव। फोर्थ है मिट्टी के रासायनिक गुणों का प्रभाव। फिफ्थ है मिट्टी के जैविक गुणों पर प्रभाव। एंड सिक्स्थ है गोबर खाद प्रयोग करने की विधि। एंड 7 है गोबर की खाद डालने का समय, टाइम। एंड 8 है गोबर खाद की मात्रा। तो ये 8 पॉइंट हैं जिसमें हमको अपना देख लीजिए आप लोग, परिचय और खाद की डिफिनीसन, डिफिनीसन ऑफ फर्टिलाइज़र। तो गोबर के बारे में है सारी ये जानकारी, आज हम आप लोगों को पूरे डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों तक, किसानों तक शेयर करते रहिए, उनको बहुत लाभ मिलेगा। ज़्यादा तक हमारे किसानों भाइयों तक शेयर करते रहिए, और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी, क्योंकि ये आप लोगों को जानकारी अभी तक नहीं मिली होगी। परिचय की मैं बात करूं तो दोस्तों, प्राचीन युग में ही खाद का प्रयोग फसल उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। खाद का पौधों फसल उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है। खाद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के खाद्य शब्द से हुई है। ये कंपटीशन में पूछा जाता है, खाद्य शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो खाद्य शब्द से हुई है। एंड खाद की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजर। तो खाद की परिभाषा की मैं बात करूं तो आप लोग याद कर लीजिए, फिर लिख लीजिए। जल के अतिरिक्त वे सब पदार्थ जो मिट्टी में मिलाए जाने पर उसकी उर्वरता में सुधार करते हैं, खाद कहलाते हैं। क्या चीज़? जल के अतिरिक्त वे सब पदार्थ जो मिट्टी में मिलाए जाने पर उसकी उर्वरता में सुधार करते हैं, वे खाद कहलाते हैं। सेशन अगर अच्छा लगता हो दोस्तों तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करते हैं, कमेंट करके बताएं यह सेशन कैसा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खाद देने के उद्देश्य। मतलब खाद देने के उद्देश्य क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव। तो खाद देने के उद्देश्य होते हैं, फर्स्ट, संतुलित पोषक तत्व उपलब्ध कराना। पौधों को अधिक से अधिक एवं संतुलित मात्रा में सभी आवश्यक तत्वों की उपलब्धि कराना ही जो है खाद का उद्देश्य होता है। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, चलिए हम देखते हैं। फसलों में अधिक लाभ प्राप्त करना। फसलों में अगर हम खाद डालेंगे, कुछ फर्टिलाइजर अपने खेतों में मिट्टी में डालेंगे, तभी हमको अधिक प्रोडक्शन होगा। तो भूमि में बार बार फसलोत्पादन में मिट्टी व गमलों में उपस्थित मिट्टी के पोषक तत्व पौधों व फसलों में के रूप में काट दिए जाते हैं। तो आप लोग अगर अच्छा लगता हो तो ज़रूर लिखते जाइए और याद करते जाइए, बहुत पूछा जाता है। आगे चलते हैं। तो अतः धीरे धीरे गमलों व भूमि में अधिक उपज देने वाली फसलों की जातियां उगाने से मुख्य तत्व कौन कौन से अपने, नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास गमलों व मिट्टी में मिलाए जाते हैं। गमलों व मिट्टी में मिलाकर ही आप अगर कुछ पौधे लगा रहे हैं, कुछ सजावट के पौधे, तो वो लगाइए। एंड आप जो है, नहीं तो खेत में अगर किसी चीज़ की गेहूं, जौ, धान, मक्का, बाजरा कुछ कर रहे हो तो उसमें भी आप कर सकते हैं।
आगे बात करें तो भौतिक दशा में सुधार। खाद मिट्टी की भौतिक दशा में सुधार करके भूमि में पोषक तत्वों की उपलब्धि बढ़ाकर उसकी शक्ति में वृद्धि करती है। पोषक तत्वों की उपलब्धि बढ़ाती है और उसके पोषक तत्व उसमें जो है शक्ति में वृद्धि भी करती है। ये आप लोगों को मालूम भी होगा, नहीं मालूम है तो जो आज मालूम कर लीजिए। आगे हम बात करेंगे गोबर खाद की रचना, रासायनिक रचना एवं संगठन। तो क्या है देखते हैं हम लोग। पशुओं के ताजे गोबर की रासायनिक रचना जानने के लिए गोबर को ठोस व द्रव। पशुओं की रासायनिक संरचना जानने के लिए गोबर को ठोस व द्रव को दो भागों में बांटते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड लिक्विड, सॉलिड को अलग करेंगे, लिक्विड को अलग, मतलब ठोस भाग को हम अलग रखेंगे और जो द्रव भाग रहता है जैसा उसको हम अलग रखेंगे, दो भागों में रखेंगे। आगे देखते हैं बाहर की दृष्टिकोण से ठोस भाग। बाहर की दृष्टिकोण से जो ठोस भाग है वो अपना 75% तक पाया जाता है। सारा फास्फोरस ठोस भाग में ही होता है। सारा जो फास्फोरस होते हैं अपने वो ठोस भाग, गोबर के ठोस भाग में ही फास्फोरस पाया जाता है एक लाइन में। तथा नाइट्रोजन व पोटास ठोस द्रव भाग में आधे आधे पाए जाते हैं। तथा जो नाइट्रोजन होता है और पोटास जो होता है वो ठोस द्रव भाग के आधे आधे भाग में ही पाए जाते हैं। ये ध्यान कर लीजिए। तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहें, दोस्तों तक शेयर करते रहें। आगे बढ़े हम। गोबर खाद की रचना अस्थिर होती है। गोबर खाद की रचना जो होता है अस्थिर होती है, किंतु इसमें आवश्यक तत्वों का मिश्रण निम्न प्रकार है। इसमें आवश्यक तत्वों का मिश्रण जो है निम्न प्रकार है। कौन कौन से प्रकार हैं हम चलिए हम आगे देखते हैं। गोबर की खाद में उपस्थित 50% जो है अपना नाइट्रोजन पाया जाता है, 20% फास्फोरस व पोटेशियम पौधों में शीघ्र प्राप्त होता है। पोटेशियम जो होता है अपना पौधों में शीघ्र प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त गोबर की खाद में सभी तत्व, इसके अतिरिक्त जो है गोबर की खाद में सभी तत्व क्या कौन कौन से होते हैं, जैसे कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, गंधक होता है, लोहा होता है जिसको हम आयरन बोलते हैं, मैग्नीज होता है, तांबा होता है, व जस्ता आदि तत्व सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। अब कुछ टेबल बने हुए हैं उसको हम देख लेते हैं क्या है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है 0.55 से 0.6%, फास्फोरस 0.25 से 0.3%, एंड पोटास की बात करूं तो 0.5 से 1.0% पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलेंगे, गोबर की खाद। गोबर की खाद का गमलों व भूमि पर लाभदायक प्रभाव। गोबर की खाद जो होती है गमलों व भूमि पे क्या लाभदायक प्रभाव क्या पड़ता है उसकी हम बात करेंगे। मिट्टी में भौतिक सुधार। मिट्टी में वायु संचार बढ़ता है। मिट्टी में क्या होता है अपना वायु संचार बढ़ता है। एंड मिट्टी में जल धारण व जल सोखने की क्षमता बढ़ती है। मिट्टी में टाप का स्तर सुधरता है। टाप मतलब ऊपरी स्तर। पौधों की जड़ों का विकास अच्छे होता है, बहुत अच्छे ढंग से होता है। मिट्टी के कण एक दूसरे से चिपकते हैं, मिट्टी का कटाव कम हो जाता है। मिट्टी के कण जो हैं एक दूसरे से चिपक जाते हैं और मिट्टी का कटाव कम हो जाता है। भारी चिकनी मिट्टी तथा हल्की रेतीली मिट्टी की संरचना का सुधार हो जाता है। अब हम आगे बात करेंगे मिट्टी के रासायनिक गुणों का प्रभाव। मिट्टी के रासायनिक गुणों का प्रभाव जो है दोस्तों क्या होता है, रासायनिक गुणों का प्रभाव आप लोग बताते रहें ज़रूर। आगे बढ़ मिट्टी के रासायनिक गुणों का प्रभाव जो है अपने ये देखिए, पौधे में पोषक तत्व अधिक मात्रा में मिलते हैं। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है। मिट्टी की क्षार, मिट्टी की जो है क्षार विनिमय क्षमता बढ़ जाती है। मिट्टी में पाए जाने वाले अनुपलब्ध पोषक तत्व, अनुपलब्ध पोषक तत्व एंड उपलब्ध पोषक तत्वों की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। पोटेशियम और फास्फोरस सुपाच्य सरल यौगिक में आ जाते हैं। पौधों की कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज व सूक्ष्म तत्वों की उपलब्धता
बढ़ती है। कार्बनिक पदार्थ के विच्छेदन में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। अनेक घुलनशील कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट बनती है। तो ये है पॉइंट। आगे अब हम बात करेंगे, क्या है देखते हैं, मिट्टी के जैविक गुणों पर प्रभाव। तो मिट्टी के जो जैविक गुण होते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट है, मिट्टी में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है। सेकंड है, लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता भी बढ़ती है। थर्ड है, अनेक जीवाणु मिट्टी से पोषक तत्व लेकर पौधों को प्रदान करते हैं। फोर्थ है, जीवाणुओं द्वारा वातावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण अधिक होता है। क्या होता है, स्थिरीकरण अधिक होता है। फिफ्थ की मैं बात करूँ तो जीवाणु द्वारा वातावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण अधिक होता है। जीवाणु जटिल नाइट्रोजन को अमोनिया नाइट्रेट आयंस में बदलते हैं। नाइट्रोजन का यही रूप पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। दोस्तों इसमें हम वर्टिकल नेम भी चला रहे हैं। इसमें 5 सेशंस हो गए, 1 to 5 पार्ट्स, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, करंट अफेयर्स भी कुछ पड़े हुए हैं। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना, जिससे क्योंकि आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। रेगुलर ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे बहुत अच्छे ढंग से, जो कि आप लोगों को किसी ने नहीं बताया, वो सारी वीडियोस आप लोगों को अवेलेबल कराएंगे हम। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को। आगे बात करें गोबर खाद प्रयोग करने की विधि। फर्स्ट पॉइंट है, गोबर खाद को गमलों व खेत में किस विधि से डालें। यह कई बातों जैसे खाद की मात्रा हो गई, खाद की प्रकृति हो गई, मिट्टी की किस्म व फसल के प्रकार पर निर्भर करता है। ये सारी चीज़ें। आगे बात करें गोबर की खाद डालने का समय कब होता है। तो समय के हम बाद में पढ़ लेते हैं। गोबर की सड़ी हुई खाद को ही सदैव फसल बोने अथवा गमलों एवं पौधों को लगाने के लिए ही प्रयोग करें। फसलों को बोले और गमलों में पौधे लगाने हेतु ही प्रयोग करें। फसलों में बुआई से पूर्व खेत की तैयारी के समय व गमलों की मिट्टी भरते समय अच्छी तरह मिट्टी में मिलाकर पौधे रोपने से 1 सप्ताह पूर्व भरें। भारी चिकनी मिट्टी में ताज़ा गोबर की खाद बुआई से काफ़ी समय पूर्व प्रयोग करना अच्छा होता है, क्योंकि विच्छेदित खाद से मिट्टी में वायु संचार बढ़ जाता है, जल धारण क्षमता भी सुधरती है। हल्की रेतीली मिट्टी व पर्वतीय मिट्टी में वर्षा काल के समय में छोड़कर करें। गोबर के खाद की मात्रा क्या होती है। गोबर की खाद में मोटी परत की अपेक्षा गोबर की खाद जो है खेत में मोटी परत की अपेक्षा पतली डालना सदैव अच्छा रहता है। लंबे समय की फसल में समय समय पर खाद की थोड़ी मात्रा देना चाहिए। एक बार अधिक खाद देने की अपेक्षा अधिक लाभप्रद होता है। सभी फसलों में 20 से 25 टन प्रति जो है, इसको आप लोग ध्यान लीजिए कि सभी फसलों में 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर, एक में 10 टन गोबर की खाद खेत में दी जाती है। सब्जियों के खेत में 50 से 100 टन प्रति हेक्टेयर व गमलों में साइज व मिट्टी के अनुसार 200 से 600 ग्राम, बड़े गमले में 1 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम तक प्रति गमला साल में 2 से 3 बार डालें। 2 से कितनी बार? 2 से 3 बार डालना चाहिए। आगे अब हम बात करें तो अपना है, अब हम लास्ट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर अभी तक दोस्तों तक किसान तक शेयर नहीं किए तो आप अपने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं सभी दोस्तों तक, ग्रुप में फ्रेंड्स को शेयर करें। एंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सारे वीडियो जाके हमारे प्लेलिस्ट में, एंड चैनल को स्मार्ट कृषि इंडिया चैनल को ओपन करें और सभी वीडियोज़ को देखें। ज़रूर सपोर्ट करें दोस्तों।
अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक अच्छा सेशन लेकर। तब तक के लिए दोस्तों, जय जवान जय किसान, जय हिंद दोस्तों।